सो स्टूडेंट, आज की वीडियो जो है वो पार्ट 4 है बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स का। इसके अंदर हम ये 3 टॉपिक डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो टॉपिक होगा नेट इन्वेस्टमेंट। अच्छा, लास्ट वीडियो में मैंने ग्रॉस इन्वेस्टमेंट के बारे में पढ़ाया था, उसके टाइप्स पढ़ाए थे, ग्रॉस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। तो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इस वजह से मैंने उसमें नेट इन्वेस्टमेंट ऐड नहीं करा था। तो पार्ट 4 में मैं सबसे पहले नेट इन्वेस्टमेंट पढ़ाऊंगा, क्योंकि नेट इन्वेस्टमेंट मेरा रह गया था। इन्वेस्टमेंट के 2 टाइप्स थे, ग्रॉस और नेट। तो नेट इन्वेस्टमेंट रह रहा था, इस वजह से इस वीडियो में मैंने वो कवर कर लिया टॉपिक। इसके बाद मैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड पढ़वाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको शॉर्ट में NFIA कहते हैं। क्या होता है डिटेल से बारे में बात करेंगे। तो NFIA शॉर्ट में कहते हैं इसको, ध्यान रखना। और इसके कंपोनेंट्स पढ़ाऊंगा, NFIA में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, ठीक है। रिटेन्ड अर्निंग्स के बारे में पढ़ाऊंगा। तो ये जितने भी तीनों टॉपिक हैं बहुत ज़बरदस्त इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। खासकर इसमें से सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो NFIA है। रीज़न उसका ये है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक आपको हर जगह मिलेगा। आपको कहाँ मिलेगा? ये नेशनल इनकम की मेजरमेंट में। जब आप नेशनल इनकम निकालोगे आपको पता होना चाहिए, जब हम नेशनल इनकम निकालेंगे तो आपको NFIA के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो जब मैं नेशनल इनकम निकालूंगा तो NFIA का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पर। और दूसरा, न्यूमेरिकल करते हुए NFIA आपको गिवन होगा तो आपको पता होना चाहिए NFIA क्या होता है। तो NFIA का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ध्यान रखना, ठीक है। नेट इन्वेस्टमेंट और रिटेन्ड अर्निंग्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हम सब पढ़ेंगे, सारी चीज़ इसके अंदर कवर हो जाएगी। और आज की इस वीडियो में हम लोग बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स को खत्म कर देंगे, ठीक है। ये लास्ट वीडियो है इसके ऊपर, और इसके बाद हम असाइनमेंट डिस्कस करेंगे, ठीक है। लाइव, वो लाइव होगा, ध्यान रखना। असाइनमेंट जो डिस्कशन होगा वो लाइव सेशन में दिया जाएगा, आपको लाइव सेशन ही दिया जाएगा। असाइनमेंट डिस्कशन जो किया जाएगा किसका? बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। फिर आप देख लेना जो आपने असाइनमेंट करा था, ठीक है, और जो मैं डिस्कस करवा रहा हूँ आपसे वो सेम है। आपके आंसर्स अगर कुछ गलतियाँ होती हैं तो आप उसको करेक्ट कर सकते हो। तो मैंने कहा था जैसी वीडियो खत्म होती है तो आपको असाइनमेंट करना है, ठीक है। जो असाइनमेंट नहीं कर रहे हैं तो बाद में दिक्कत होगी उनको, ठीक है, ध्यान रखना। तो इसके बाद वाली जो क्लास होगी वो लाइव होगी, ठीक है। उसके अंदर असाइनमेंट डिस्कस किया जाएगा बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स का। तो आप प्री चेक कर लेना आपके कितने सही थे कितने गलत थे, ठीक है। तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ नेट इन्वेस्टमेंट क्या होती है डिटेल से। तो इसको हटाते हैं, नेट इन्वेस्टमेंट पर आते हैं। सो स्टूडेंट, एक बात मैं भूल गया था, एक टॉपिक और ऐड कर लो, NIT, ठीक है। इसको नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कहते हैं। ये वाला भी टॉपिक आपका इस वीडियो में कवर हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो हम ये भी पढ़ेंगे इस टॉपिक को लेके। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है और इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, सब कुछ पढ़ेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस के बारे में। इसकी शॉर्ट फॉर्म देख लेना, NIT होती है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। हम ये भी कवर कर लेंगे इस वीडियो के अंदर। बात करूंगा मैं नेट इन्वेस्टमेंट की। और एक बात क्लियर कर देता हूँ, ये टॉपिक पर आने से पहले आपको ग्रॉस इन्वेस्टमेंट के बारे में पता होना चाहिए। जिसको ग्रॉस इन्वेस्टमेंट समझ नहीं आया उसको नेट इन्वेस्टमेंट भी समझ में नहीं आएगा। तो आप सबसे पहले जल्दी से अपना रजिस्टर खोलो और चेक करो कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, ठीक है। शॉर्ट में मैं बता देता हूँ, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है इंक्रीज इन द स्टॉक, इंक्रीज इन द कैपिटल स्टॉक, ठीक है। कैपिटल स्टॉक के अंदर इंक्रीज होना, एडिशन होना, ठीक है। जो भी पूरा कैपिटल स्टॉक है इकोनॉमी के अंदर उसके अंदर एडिशन होना क्या कहलाता है? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। सवाल ये उठता है कैपिटल स्टॉक क्या होता है। तो कैपिटल स्टॉक के अंदर आपकी मशीन, आपकी इक्विपमेंट्स, ठीक है, आपकी प्रेमिसेस, बिल्डिंग प्रेमिसेस, कंस्ट्रक्शन, ये जो करते हो सब कुछ किसके अंदर आ जाता है? कैपिटल स्टॉक के अंदर। और जितना भी वो ऐड हुआ है, ठीक है, जितना भी वो ऐड हुआ है एक साल के अंदर वो क्या कहलाता है? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कहलाता है, मैंने आपको बताया था, ठीक है। अब आ जाते हैं नेट इन्वेस्टमेंट के ऊपर। आपको ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का मतलब क्लियर हो जाएगा, ठीक है, और क्लियर हो चुका होगा। तो अब आ जाते हैं नेट इन्वेस्टमेंट के ऊपर। नेट इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है ये समझते हैं। देखो जी, प्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान जो भी कैपिटल स्टॉक होता है, ठीक है, जब भी मैं कैपिटल स्टॉक की बात करूं तो अपने जहन में एग्जांपल ले लेना, किसका? मशीन का। आपके दिमाग में जब भी मैं कैपिटल स्टॉक की बात करूं तो मशीन के बारे में सोचना, इससे कंसेप्ट को आसानी से समझ पाओगे। तो जब प्रोडक्शन प्रोसेस चालू होता है किसी भी फैक्ट्री के अंदर, मान लो शर्ट्स बन रही हैं, तो उस दौरान जब मशीन चल रही होती है, जब कैपिटल स्टॉक का इस्तेमाल हो रहा होता है, कंज्यूम हो रहा होता है वो, ठीक है, जब वो कंज्यूम हो रहा होता है तो उसकी वैल्यू में क्या आती है? गिरावट आती है। उसकी वैल्यू में क्या आती है? गिरावट आती है। किस वजह से? क्योंकि वो कंज्यूम हो रहा होता है, ठीक है। इसकी वजह से क्या हो रही होती है? वैल्यू में गिरावट आ रही होती है। और इस वैल्यू में गिरावट आने को क्या कहते हैं? डेप्रिसिएशन।
क्या कहते हैं इसको? डेप्रिसिएशन कहते हैं, ध्यान रखना। क्योंकि आप मशीन का इस्तेमाल कर रहे हो शर्ट बनाने के लिए और कुछ टाइम बाद उसकी वैल्यू में गिरावट आती है, किस वजह से? क्योंकि वो कंज्यूम हो रहा है, यूज हो रहा है। वियर एंड टीयर के बारे में पढ़ा था ना, तो वही वाली बात कर रहे हैं। तो उसकी वजह से वैल्यू में गिरावट आती है, किसकी? मशीन की वैल्यू में गिरावट आती है। उस वैल्यू में गिरावट आने को डेप्रिसिएशन कहते हैं, ठीक है। सो प्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान क्या हो रहा है, यहाँ पर वैल्यू में गिरावट आ रही है, जो वैल्यू गिर रही है उसको हम क्या कहते हैं? डेप्रिसिएशन। यहाँ तक आपको समझ आ गया क्यों डेप्रिसिएशन हो रहा है? क्योंकि इस्तेमाल किया जा रहा है मशीन का कैपिटल स्टॉक का, ठीक है। तो कैपिटल स्टॉक का इस्तेमाल करके उसकी वैल्यू में जो भी गिरावट आती है उसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो नेट इन्वेस्टमेंट क्या सवाल ये होता है? नेट इन्वेस्टमेंट का मतलब है उस मशीन की वैल्यू यानी कि कैपिटल स्टॉक की वैल्यू में से जब मैं डेप्रिसिएशन को माइनस कर दूंगा, क्या कर दूंगा? डेप्रिसिएशन को माइनस कर दूंगा, जो एक्चुअल में बचेगा, जो एक्चुअल में एडिशन होगा, ठीक है, वो डेप्रिसिएशन को माइनस करके आएगा। तो मान लेते हैं यहां पर जो कैपिटल स्टॉक की वैल्यू थी वो कितनी थी? कैपिटल स्टॉक की मान लेते हैं वैल्यू कितनी थी? 10 लाख, ठीक है। इसमें से डेप्रिसिएशन क्या कर देते हैं? लेस कर देते हैं। मान ले 2% था, तो क्या कर दिया मैंने? 20,000 क्या कर दिए? माइनस कर दिए। तो जब 20,000 माइनस कर दूंगा, कितना बचा? 9,80,000 पे। तो ये जो 9,80,000 पे है, ये मेरी नेट इन्वेस्टमेंट कहलाएगी। क्या कहलाएगी? नेट इन्वेस्टमेंट। तो सिंपल सी बात है, प्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान जितना भी इस्तेमाल होता है कैपिटल स्टॉक का, उसकी वजह से गिरावट आती है उसकी वैल्यू में। वो जो वैल्यू में गिरावट आती है उसको डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं हम लोग किस में से? कैपिटल स्टॉक में से या ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से कह लो। इसको चाहे कैपिटल स्टॉक कह लो, कैपिटल स्टॉक में ये ऐड हुआ, ठीक है। चाहे इसको ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कह लो, चाहे कैपिटल स्टॉक कह लो। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से जब मैं डेप्रिसिएशन को माइनस कर दूंगा, जो एक्चुअल वैल्यू आती है, जो एक्चुअल एडिशन होता है, उसी एक्चुअल एडिशन को हम लोग क्या कहते हैं जी? नेट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। सिंपल सी बात है, डेप्रिसिएशन माइनस करके दिखाना है आपको इसके अंदर। एक और एग्जांपल लेता हूं ताकि आपको और क्लियर हो जाए अच्छे से, ठीक है। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट को यहां पर कंपेयर कर रहा हूं, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इससे पहले वो लाइन समझ लो जो आपको ये चीज और क्लियर कर देगी। आपके नोट्स में बता रखा है यहां पर, नेट इन्वेस्टमेंट इज द एक्चुअल एडिशन, जितना भी एक्चुअल एडिशन हुआ है। एक्चुअल एडिशन कैसे पता चलेगा? डेप्रिसिएशन माइनस करके। किस में से डेप्रिसिएशन माइनस करके? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट यहां पर किस चीज की हुई है? कैपिटल स्टॉक की। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कितने की थी? 10 लाख की। उसमें से मैंने डेप्रिसिएशन को माइनस कर दिया, 2% लगाया था, 20,000। तो 20,000 माइनस करा, 9,80,000 आया। जो ये है, ये एक्चुअल एडिशन है। इसी एक्चुअल एडिशन को नेट इन्वेस्टमेंट कहा गया है इकोनॉमी के अंदर। तो इन्होंने यहां पर बताया, एक लाइन जो है बोल्ड में लिखी हुई है, दिस कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल इन द प्रोडक्शन प्रोसेस इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। ये जो कंजम्पशन हो रहा है कैपिटल स्टॉक का, इसी को क्या कहा गया है? डेप्रिसिएशन कहा गया है, ठीक है। फ्रॉम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से जब मैं डेप्रिसिएशन को क्या कर देता हूं? यहां पर माइनस कर देता हूं, ठीक है। तो वी गेट नेट इन्वेस्टमेंट, ये लाइन लिखी हुई है, वी गेट नेट इन्वेस्टमेंट। लाइन दोबारा सुन लो, दिस कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, जो भी कंजम्पशन हो रहा है उसको हम डेप्रिसिएशन कह रहे हैं। और उसमें से जब मैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से जब मैं डेप्रिसिएशन को क्या कर देता हूं? लेस कर देता हूं, तो क्या बच जाता है? वही गेट नेट इन्वेस्टमेंट। क्या बच जाता है? नेट इन्वेस्टमेंट बच जाता है। तो ये आप देख लेना, नोट में लिखा हुआ है, ठीक है। ये नेट इन्वेस्टमेंट है, कितने की हुई है? 9,80,000 की। तो अब मैं नेट इन्वेस्टमेंट और अच्छे से क्लियर कर रहा हूं, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट का एक एग्जांपल देके, ठीक है। तो यहां पर समझ लेते हैं, एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड, 2019 में 18 मशीन थी उसके पास, 2020 में कितनी मशीन हो गई? 20 मशीन हो गई, यानी कि 2 मशीन उसने खरीदी है एक साल के अंदर। एक फाइनेंशियल ईयर में उसने कितनी मशीन खरीदी है? 2 मशीन खरीदी है। और ये जो 2 मशीन है, ये क्या है? कैपिटल स्टॉक है। और यही क्या कहलाएगी? मेरी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कहलाएगी। क्या कहलाएगी? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। कितनी मशीन की? 2 मशीन की, ठीक है। अगर मैं इसकी वैल्यू मनी में निकालता हूं तो ये भी जरा ध्यान से देख लो, 18 मशीन है, उसकी वैल्यू मान लेते हैं कितनी है? 10 लाख अप्रोक्स, ठीक है। 20 मशीन हो गई तो उसकी वैल्यू मान लेते हैं 12 लाख है। तो यहां पर अब माइनस करोगे तो आपको पता चल जाएगा कितने की एक्चुअल कितने का ग्रॉस इन्वेस्टमेंट हुआ है। तो 12 में से 10 गए तो 2 लाख। ये जो 2 लाख वैल्यू है वो किसकी है? 2 मशीन की वैल्यू है, ठीक है। तो ये 2 मशीन जो बड़ी हैं, ठीक है, जो मशीन, ये जो 2 मशीन हैं, ये जो बड़ी है कैपिटल स्टॉक में, क्योंकि पहले उसके पास 18 थी, अब 20 हो गई। ये जो 2 मशीन का बढ़ना है कैपिटल स्टॉक में, वही क्या कहलाता है? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कहलाता है। और उसकी कीमत कितनी है? 2 लाख की। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी है? 2 लाख, और
कैपिटल स्ट्रोक कितने का ऐड हुआ है, 2 मशीन्स का, ध्यान रखना। उसकी कीमत 2 लाख है, ध्यान रखना। तो वैल्यू भी बता रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो अब नेक्स्ट एग्जांपल दे रहा हूं नेट इन्वेस्टमेंट का। ये तो आपको समझ आ गया होगा कि कैपिटल स्टॉक में एडिशन हुआ, जितना भी एडिशन हुआ इकोनॉमी के अंदर वो क्या कहलाएगा, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कहलाएगा, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूं नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है। सेम एग्जांपल, 18 मशीन की कीमत वही 10 लाख, ठीक है, 20 मशीन की कीमत वही 12 लाख, लेकिन यहां पर एक नया स्टेप आ गया, ठीक है। यहां पर 2 मशीन जो है वो क्या हो गई, ऐड हो गई, वो क्या कहलाएगी, वो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कहलाएगी। ये क्या निकल के आ गई हमारी, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। क्या निकल के आ गई, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, ठीक है। कितनी मशीन, 2, ठीक है, ऑब्वियसली यही सेम है, ठीक है। 2 लाख की आपकी वैल्यू है 2 मशीन्स की, वही बात हो रही है यहाँ पर। अब इसमें अगर मुझे नेट इन्वेस्टमेंट निकालनी हो तो मैं डेप्रिसिएशन को क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। डेप्रिसिएशन में कितना लगा रहा हूं, 2%। 2% का 2 लाख का 2% कितना होता है, 4000, ठीक है। तो 4000 मैंने माइनस करा इसमें से 2 लाख में से, तो कितना आया, 1,96,000, यानी कि 1,96,000 जो है वो मेरा एक्चुअल इन्वेस्टमेंट निकल के आया है। क्या निकल के आया है, एक्चुअल इन्वेस्टमेंट। और इसी एक्चुअल इन्वेस्टमेंट को हम क्या कहते हैं जी, नेट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। उसमें डेप्रिसिएशन माइनस नहीं हो रहा था, इसमें मैंने डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया। कितना, खुद से लगा दिया 2%, एग्जांपल देने के लिए। तो 2% मैंने माइनस कर दिया, तो वैल्यू कितनी आ रही है, 1,96,000, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो ये कितना आ रहा है, 4 लाख का 2%, 4,000 रुपए, ठीक है। तो ये 2 लाख में से मैंने 4,000 माइनस कर दिए। जब मैं डेप्रिसिएशन माइनस कर देता हूं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से, तो मुझे एक्चुअल इन्वेस्टमेंट यानी कि नेट इन्वेस्टमेंट मिल जाती है। तो फर्क समझ आ गया होगा। फर्क सिर्फ यही है कि मैंने इस वैल्यू में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर दिया। तो जो डेप्रिसिएशन माइनस हो जाता है, तो आपको पता है जब मैं ग्रॉस वैल्यू में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर देता हूं तो वी गेट नेट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो ये था इसका एग्जांपल। अब मैं थोड़ा फॉर्मूला बताता हूं, तब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो नेट इन्वेस्टमेंट मैंने आपको समझाया, अब मैं फॉर्मूला बताता हूं इसका। थोड़ा नीचे कर देता हूं, ठीक है, पहले दिख नहीं रहा था, आप अच्छे से देख लो। सो स्टूडेंट, अब आ जाते हैं नेट इन्वेस्टमेंट के ऊपर। इसका फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला देख लो। फॉर्मूला बताने से पहले मैं आपको एक बेसिक सी चीज बता देता हूं। जब भी आपको किसी चीज की नेट वैल्यू निकालनी होती है, ठीक है, आपने अकाउंट्स में पढ़ा होगा, जब भी आपको किसी चीज की नेट वैल्यू निकालनी होती है तो आप क्या करते हैं, उसकी ग्रॉस वैल्यू में से, ठीक है, क्या माइनस कर देते हैं, डेप्रिसिएशन। क्या माइनस कर देते हैं, डेप्रिसिएशन। तो ऐसे ही अगर आपको नेट इन्वेस्टमेंट निकालनी है, ठीक है, अगर आपको नेट इन्वेस्टमेंट निकालनी है तो आपको जो नेट इन्वेस्टमेंट निकालनी है उसको रखेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, ठीक है। तो ग्रॉस वैल्यू की जगह आप क्या आ जाएगा, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से क्या माइनस कर देंगे, डेप्रिसिएशन। अब ये डेप्रिसिएशन क्या था, जितना भी कंजम्पशन हुआ मशीन का, ठीक है। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट किस चीज की हुई थी भैया, कैपिटल स्टॉक की, ये ध्यान रखना। किस चीज की हुई थी, कैपिटल स्टॉक की। और कैपिटल स्टॉक का एग्जांपल किस चीज का लेके चल रहा था, मशीन का, ठीक है। तो कितनी कैपिटल स्टॉक ऐड हुआ था उसमें, 2 मशीन ऐड हुई थी जी। 2019 में 18 मशीन थी, ठीक है। 2020 में कितनी मशीन थी, 20 हो गई मशीन, यानी कि 2 मशीन क्या हो गई, खरीदी है। और ये जो 2 मशीन खरीदी है वही क्या है, कैपिटल स्टॉक को बढ़ा रही है, और वही क्या कहलाएंगी, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। तो भैया ये जो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है इसकी मॉनेटरी वैल्यू कितनी थी, इसकी कीमत कितनी थी 2 मशीन की जी, 12 लाख थी। कितनी थी, 2 मशीन की कीमत कितनी थी, 2 लाख रुपए, ठीक है। कितनी थी, 2 लाख रुपए। तो मैं पूरा लिख देता हूं, 2 लाख रुपए। अब इस 2 लाख में से मैंने को क्या माइनस करना है, डेप्रिसिएशन माइनस करना है। तो मैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू लिखूंगा, कितने की थी भैया, 2 लाख की। तो डेप्रिसिएशन में कितना लगा रहा हूं मैं, 2% लगा रहा हूं, ठीक है, एग्जांपल के तौर पे खुद ही लेके चल रहा हूं। तो 2% लगाया, 2% निकाला इसका, तो कितना होता है वो 4000। तो माइनस करा, कितना लाया, 1,96,000, 1,96,000। तो ये जो 1,96,000 है, ये यही क्या कहलाएगा, मेरा नेट इन्वेस्टमेंट। इसी नेट इन्वेस्टमेंट को क्या कहते हैं, एक्चुअल एडिशन। क्या कहते हैं, एक्चुअल एडिशन। एक फर्क देख रहे हो, जब मैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट के बारे में बात कर रहा था, उसको एक्चुअल एडिशन नहीं कह रहे थे, उसको क्या कह रहे थे, सिर्फ एडिशन कह रहे थे। क्या कह रहे थे, एडिशन। किस चीज में भैया, कैपिटल स्टॉक में जितना भी एडिशन हुआ इकोनॉमी के अंदर वो क्या कहलाता है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट।
लेकिन जब मैं नेट इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूं उसके आगे एक शब्द जुड़ गया एक्चुअल, और एक्चुअल वैल्यू कब निकलती है? जब मैं डेप्रिसिएशन को क्या कर देता हूं, माइनस कर देता हूं। मैं आपको कई बार बता चुका हूं इसी टॉपिक के अंदर। तो एक्चुअल का मतलब क्या है? जब आप डेप्रिसिएशन को क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, तो क्या निकल आएगा? एक्चुअल वैल्यू निकल आएगी। तो आपने ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से जब डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया तो ये नेट इन्वेस्टमेंट है। यही क्या है? एक्चुअल। यही क्या है? एक्चुअल एडिशन है। ठीक है, तो यहां पर मेरा चोक भी खत्म हो गया और आपका टॉपिक भी खत्म हो गया, नेट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, और थोड़ा सा और बता देता हूं इसके बारे में। मैं चोक चेंज कर लेता हूं। तो चोक चेंज हो चुका है। ठीक है, तो ये जितना भी एक्चुअल एडिशन हुआ है इकोनॉमी के अंदर, किस चीज का? कैपिटल स्टॉक का, वो ऑब्वियसली इकोनॉमी की स्ट्रेंथ को क्या करेगा? बढ़ाएगा। क्या करेगा? इकोनॉमी की स्ट्रेंथ को क्या करेगा? बढ़ाएगा। कैसे भैया? मशीन ऐड हो गई उसके अंदर तो प्रोडक्टिव कैपेसिटी क्या होगी? बढ़ेगी। तो इकोनॉमी की जो ग्रोथ है वो क्या होगी? बढ़ेगी। क्योंकि भैया एक्चुअल एडिशन से, किसका एक्चुअल एडिशन हुआ? मशीन का। ठीक है, डेप्रिसिएशन भी माइनस कर दिया तो अब तो एक्चुअल वैल्यू पता चलेगी। तो उस मशीन का बढ़ना इकोनॉमी के अंदर क्या करेगा? इकोनॉमी की ग्रोथ को बढ़ाएगा। क्यों बढ़ाएगा? क्यों बढ़ाएगा इकोनॉमी की ग्रोथ को? क्योंकि मशीन बढ़ने से जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी है, वही पुराना रीजन, प्रोडक्टिव कैपेसिटी जो है वो बढ़ेगी। तो नोट्स में भी ये वाली बात बोली गई है आपके। ठीक है, इट एनहांस द प्रोडक्टिव कैपेसिटी। और जो ऑब्वियसली जब प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, जब नई मशीन्स आएंगी, तो नई मशीन्स को चलाने के लिए लोगों की भी जरूरत पड़ेगी। तो लोगों की जरूरत पड़ेगी तो ऑब्वियसली जब प्रोडक्शन बढ़ती है, लोगों की जरूरत पड़ेगी, तो एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोजगार जो है, लोगों की जरूरत पड़ेगी काम के लिए, तो एम्प्लॉयमेंट जो है, एम्प्लॉयमेंट भी तो बढ़ेगी। तो इट एनहांस द प्रोडक्टिव कैपेसिटी एज वेल एज एम्प्लॉयमेंट ऑफ द इकोनॉमी। तो नेट इन्वेस्टमेंट का जो इंपैक्ट है इकोनॉमी के ऊपर वो फेवरेबल है। इससे प्रोडक्शन बढ़ेगी, लोगों की एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए मशीन चाहिए और मशीन को चलाने के लिए लोग चाहिए, या फिर इंजीनियर्स चाहिए। ठीक है, या फिर लेबर कह सकते हो, कुछ भी चाहिए तो लोगों को नौकरियां मिलेगी। नौकरियों को ही यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट कहा गया है। तो इसका इंपैक्ट जो है वो फेवरेबल पड़ेगा। जबरदस्त टॉपिक है नेट इन्वेस्टमेंट, आपको पता होना चाहिए। बस बच्चों को फॉर्मूला पता होता है, बस बच्चों को ये पता होता है, नेट इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन। नहीं, डिटेल से पढ़ो ना टॉपिक। ठीक है, ये टॉपिक मैंने आपको बहुत डिटेल से पढ़ा है, इतनी डिटेल से। ठीक है, इतनी डिटेल से किसी भी बच्चे को नहीं पता होगा। इस बात को पूछ लेना आसपास जितने भी बच्चे आपके पढ़ते हैं, तो ये जरा ध्यान से देख लेना। दोस्तों से पूछ लेना आपको नेट इन्वेस्टमेंट आता है तो वो आपको सिर्फ ये बताएगा, नेट इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन। भैया इससे ज्यादा आपको पता चल चुका है। यहाँ पर एग्जाम्पल से ही समझ आएगा, आपको ध्यान रखना। एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करो, इकोनॉमिक्स को याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब आप क्वेश्चन नंबर पढ़ो। क्वेश्चन नंबर आपका 15 पूरा हो चुका है, और 15 पढ़ने के बाद आप भैया ये कॉपी करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉपी करना है। नोट्स में कम दे रखा है। ठीक है, आपको ये कॉपी करना है। ठीक है, तो आपको ये कॉपी करना है। अगर आपको किसी बुक में से और भी चीजें मिलती है तो आप लिख सकते हो। अब आपको कोई सी भी बुक में से ये वाला टॉपिक पढ़ सकते हो। आई थिंक नोट्स काफी हैं, लेकिन आप बुक में से पढ़ना चाहो बुक में से पढ़ सकते हो। अब मैं बात करता हूँ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड की। एक नया टॉपिक है, इसको शॉर्ट में NFIA कहते हैं। N फॉर नेट, F फॉर फैक्टर, I फॉर इनकम एंड A फॉर अब्रॉड। ये होता क्या नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और बता देता हूं आपको, मेजरमेंट जब मैं करूंगा नेशनल इनकम की, जब मैं नेशनल इनकम को कैलकुलेट करूंगा, तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है NFIA। अगर आपको अभी समझ आ जाता है तो बहुत फायदे में रहोगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, जब न्यूमेरिकल्स आप करोगे तो उसमें हर न्यूमेरिकल में आपको NFIA दिखेगा। होता क्या समझ लो। NFIA को किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं? NFIA क्या है? डिफरेंस है। क्या है डिफरेंस? किस चीज का डिफरेंस है? दो चीजों का। दो चीजों का कौन सा डिफरेंस है? जितना भी पैसा इंडिया में आता है माइनस कर देते हैं जितना भी पैसा इंडिया से बाहर जाता है। ठीक है, जितनी भी इनकम इंडिया में आती है, ठीक है, उसमें से क्या माइनस कर देते हैं? जितनी भी इनकम बाहर जाती है। तो फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रॉड, जितना भी आता है बाहर से, ठीक है, माइनस जितना भी फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड, जितना भी हम बाहर देते हैं। तो फ्रॉम में से क्या माइनस कर देते हैं? 2 माइनस कर देते हैं। फ्रॉम में से 2 माइनस करने का मतलब है जितना आया उसमें से क्या माइनस करा? जितना इंडिया से बाहर गया। तो ये भैया कौन सी इनकम है? फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रॉड। ये जरा समझ लो। जैसे मान लेते हैं ये इकोनॉमी है, जितना भी पैसा आता है वो क्या बन जाता है? फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रॉड। तो इसको शॉर्ट में कहते हैं फीफा। क्यों भैया? फैक्टर
इनकम रिसीव्ड, ठीक है, रिसीव्ड फ्रॉम अब्रोड, तो फीफा कह दिया इसको, नेट नहीं लगता इसके आगे, ध्यान रखना। तो फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रोड, तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड में शॉर्ट में लिख देता हूं, जिसको शॉर्ट में क्या कहते हैं, फीफा। तो फीफा, ठीक है, जो आ रहा है उसे प्लस कर देंगे, जो गया उसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। क्या गया भैया, फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड, जो पैसा बाहर गया है इकोनॉमी से उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, यानी कि मैं इसको कह देता हूं फीटा। तो ध्यान रखना, ऊपर वाले को मैंने क्या लिख दिया, फीफा शॉर्ट में, ठीक है। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जितना भी पैसा बाहर से आया उसको मैंने क्या कह दिया, फीफा, और जितना भी पैसा बाहर गया, फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड, उसको मैंने क्या लिख दिया, फीटा। तो अब मेरे को फीफा भी समझ आ गया क्या होता है, जितना भी पैसा बाहर से आया है, किसके द्वारा, इंडियंस ने जो कमाया है। जो भी नॉर्मल रेजिडेंट है ना, जो इंडिया के लोग बाहर रहते हैं, वो घरों में पैसा भेजते हैं ना। मान लो जैसे कि तुम्हारा कोई भाई है अमेरिका में, उसकी जॉब लग गई इंजीनियर की, तो वो पैसा भेज रहा है, तो किस कैटेगरी के अंदर आ जाएगा, वो फीफा के अंदर। वो कौन है, नॉर्मल रेजिडेंट है जो बाहर रहता है और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहां पर है, इंडिया के अंदर, वो अपने घर वालों को पैसा भेज रहा है, तो किस कैटेगरी में आ जाएगा, फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रोड। अब मान लो इंडिया में भी कुछ लोग रहते हैं जो बाहर की कंट्री के हैं, जैसे कि अमेरिका के, ठीक है, नेपाल के। तो यहां पर एक बंदा रहता है जिसने अपनी फैमिली जो कि अमेरिका में है उसको पैसा भेजा, तो किसमें आ जाएगा, फैक्टर इनकम पेड टू अब्रोड। तो जो बाहर से पैसा आया था, तुम्हारे भाई ने भेजा था, वो किसका हिस्सा बन गया, फीफा का, ठीक है। जो यहाँ पे रहता है, कहाँ का बंदा है, वो अमेरिका का, उसने अपनी फैमिली को जब पैसे भेजा तो वो किसका हिस्सा बन जाएगा, फीटा का, क्योंकि वो बाहर भेज रहा है, तो टू आ जाएगा। जब वहां से आएगा यानी कि इनफ्लो हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, फ्रॉम हो जाएगा, तो फ्रॉम। तो अब एनएफआईए कैसे निकालते हैं, मैं आ जाता हूँ एनएफआईए पे। ये दोनों चीजें आपको समझ आ गई होगी। जो भी पैसा बाहर से आता है नॉर्मल रेजिडेंट्स के थ्रू, जो कि इंडिया के लोग हैं, वो किसका हिस्सा बन जाता है, फीफा का। जो भी नॉर्मल रेजिडेंट है इंडिया के नहीं बाहर के, वो किसका हिस्सा बन जाता है, किसका, फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड का, ध्यान रखना। तो जब एनएफआईए कैसे निकालते हैं, बजाते हैं एनएफआईए कैसे निकालते हैं। जब मैं फीफा में से क्या माइनस कर देता हूं, फीटा माइनस कर देता हूं, जो बचा हुआ हिस्सा होता है उसको हम क्या कहता हूं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड क्या है, जितना पैसा आया उसमें से जो भी यहां से इंडिया से बाहर गया उसको माइनस कर देना। जो भी डिफरेंस होता है वो डिफरेंस क्या कहलाता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। तो ये वाली बात आपको समझ आ गई होगी सिंपल से। जितना भी पैसा आया, मान लो 10 करोड़ रुपए आ रहे हैं, तो मैं यहाँ पर किसी एक पर्टिकुलर बंदे की बात नहीं कर रहा, मैं पूरी इकोनॉमी की बात कर रहा हूँ। तो बहुत बहुत सारे लोग, किसी का भाई, किसी का पति, ठीक है, किसी का चाचा, किसी का अंकल बाहर गए होंगे, तो वो पैसे भेज रहे होंगे। तो यहाँ पर मान लेते हैं इंडिया में जो पैसा आया 10 करोड़ रुपए आए, ठीक है, और यहाँ पर कुछ फॉरेनर्स रहते हैं जो अपनी फैमिली में पैसे भेज रहे थे। वो कितने भेजे उन्होंने भेजे यहाँ पर 8 करोड़ रुपए, ठीक है, कितने भेजे, 8 करोड़ रुपए इंडिया से बाहर भेजे। तो जो आ रहा है वो किसका पार्ट बन गया, फीफा का, और जो निकल गया यहां से इकोनॉमी से, ये बाहर निकल गया, ठीक है, वो क्या हो गया, आउटफ्लो, और जो आया था वो क्या हो जाएगा, इनफ्लो। तो जो बाहर गया वो किसका पार्ट बन जाएगा, फीटा का। तो 8 करोड़ रुपए इंडिया से बाहर गए, इंडिया में कितने आए, 10 करोड़ रुपए। तो एनएफआई कितना आ गया, 2 करोड़ रुपए। तो समझ आ गया, आपने फीफा में से क्या माइनस कर दिया, फीटा। तो सिंपल सी बात है। तो यहां पर मैंने आपको एनएफआईए निकालना सिखा दिया और एनएफआईए क्या होता है ये भी बता दिया, ठीक है। तो अब आ जाते हैं एनएफआईए की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। इसके साइंस के बारे में पढ़ते हैं आगे, जो साइन लगते हैं इसके प्लस माइनस के, ठीक है, वो किस तरीके से आते हैं मैं उसके बारे में बात करता हूँ, डिस्कस करता हूँ। तो यहाँ पर आप पढ़ो क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 की पहली डेफिनेशन आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर देखो, उसमें लिखा हुआ है इट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड एंड फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। तो आप सीधा लिख सकते हो फीफा में से जब मैं फीटा माइनस करूंगा तो क्या निकल के आ जाएगा, एनएफआईए। तो आपको पता चल गया एनएफआईए होता क्या। जितना भी पैसा जो इकोनॉमी में ठहरता है, लास्ट में जितना भी पैसा जो इकोनॉमी में बचता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्योंकि जो आता है उसको प्लस कर देते हैं, जो जाता है उसको माइनस कर देते हैं। तो ये जो आ रहा है वो क्या है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। कौन, ये जो आ रहा है, ठीक है, ये पहले वाला फेज बता रहा हूं, फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रॉड। ये क्या है,
जितना भी पैसा नॉर्मल रेजिडेंट्स के थ्रू कमाया गया इंडिया के, वो ये पैसा है, ठीक है। तो ये पहली लाइन में आपकी बात क्लियर हो जाएगी। ये किस फॉर्म में आएगा? हो सकता है किसी ने सैलरी भेजी हो अमेरिका से, ठीक है, किसी भाई ने अपनी सैलरी भेजी हो सकता है वेजेस, या कोई लेबर का काम करता हो, लेबर का काम करता है तो वेजेस भेजेगा, ठीक है। अगर उसकी जमीन है तो कैपिटल भेजेगा, इंटरेस्ट भेजेगा। तो इस फॉर्म में जो भी वो पैसा भेज रहा है इंडिया में, ठीक है, वो किसी भी फॉर्म में आ सकता है, वेजेस की फॉर्म में, सैलरी की फॉर्म में, रेंट की फॉर्म में, ठीक है, आ सकते हैं इंडिया के अंदर, ठीक है। तो क्या कहलाएगा? फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रोड। हो सकता है यहाँ पे जो रह रहे हैं, ठीक है। अब मैं आ जाता हूँ फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड बता रहा हूँ, इसी में नोट्स में बता रखा है। फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड का मतलब है ये वो इनकम है जो नॉर्मल रेजिडेंट द्वारा पे की गई है, और वो नॉर्मल रेजिडेंट इंडिया का नहीं है, कहां का? किसी और कंट्री का, जो कि अपनी कंट्री में वो पैसा भेज रहा है। वो किसका हिस्सा बन जाएगा? फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड का। सेकंड लाइन में यही बात लिखी हुई है, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड इज द इनकम पेड टू द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अदर कंट्री फॉर देयर फैक्टर सर्विसेज विद इन द हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर। जो हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी में रह रहे हैं, लेकिन नॉर्मल रेजिडेंट कहां के? किसी और कंट्री के, और वो अपना पैसा कहां भेज रहे हैं? बाहर, दूसरी कंट्री के अंदर। तो यहां पर आ गया, वो किसके अंदर आ जाएगा? वो फीटा के अंदर आ जाएगा, ध्यान रखना। जो हमारी कंट्री के हैं वो किसके अंदर आ जाएंगे? फीफा के अंदर, क्योंकि फ्रॉम अब्रॉड। और जो यहाँ पे रह रहे हैं किसी और कंट्री के हैं, अपने घर में पैसा भेज रहे हैं किसी और कंट्री में, तो किस में आ जाएगा? फीटा में। तो सिंपल सी बात है। तो फीफा में से फीटा माइनस करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा? NFIA। तो यहां पर मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ा दिया, आप अच्छे से समझ लो क्वेश्चन नंबर 16 को, आप ये कॉपी कर लो, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। और ये एग्जांपल देख लो, ये एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है कि 10 करोड़ रुपए बाहर से आए तो किसका पार्ट बन गया? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का। और 8 करोड़ यहां से बाहर गए, ठीक है, तो किसका पार्ट बन गया? फीटा का, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड का। तो 10 में से 8 करोड़ माइनस गए तो क्या बचा? जो भी फैक्टर इनकम हमारी इकोनॉमी में रह गई उसको क्या कह दिया हमने? NFIA। सो स्टूडेंट, अब मैं आ रहा हूं NFIA की वैल्यूज के ऊपर। NFIA की वैल्यू 3 तरीके से आ सकती है, ठीक है। NFIA की ये जो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड की जो हमने वैल्यू निकाली है, तो ये 3 तरीके से आ सकती है। ये पॉजिटिव भी आ सकती है, ठीक है, ये नेगेटिव भी आ सकती है। NFIA कैन बी नेगेटिव, ठीक है, कैन बी पॉजिटिव, कैन बी जीरो, ठीक है, ये जीरो भी हो सकती है, ध्यान रखना होगी। पहले तो आप फॉर्मूला लिख लो, NFIA का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। NFIA का फॉर्मूला है NFIA इज इक्वल टू फीफा माइनस फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, ठीक है। तो पॉजिटिव वैल्यू कब आएगी NFIA की? पॉजिटिव वैल्यू तब आएगी जब फीफा ज्यादा होगा किससे? फीटा से। फीफा ज्यादा कब होगा फीटा से? जब इकोनॉमी के अंदर ज्यादा पैसा आएगा। मान लो कि 10 करोड़ रुपए आए हैं, ठीक है, और जो बाहर है वो पैसा कम जाएगा, ठीक है। कितने जा रहे हैं बाहर? मान लेते हैं 8 करोड़ जा रहे हैं, 10 करोड़ में से 10 करोड़ से कम जा रहे हैं बाहर। तो ये जो फीफा है इस केस में कितना है? 10 करोड़। और पैसा जो बाहर जा रहा है वो कितना है? फीटा 8 करोड़। तो पैसा जो बाहर जा रहा है वो जब कम होगा किससे? जो पैसा अंदर आएगा देश के, फीफा से। तो उस केस के अंदर आप वैल्यू निकालोगे तो पॉजिटिव आएगी। तो अब इस केस के अंदर अगर वैल्यू फाइंड आउट करते हो, फीफा कितने यहाँ पे? 10 करोड़। 10 में से क्या माइनस करोगे? 8 करोड़। तो वैल्यू क्या आएगी? 8 करोड़ माइनस करते हो तो कितनी वैल्यू आएगी? 2 करोड़। अब ये जो 2 करोड़ वैल्यू आ रही है कैसे आ रही है? पॉजिटिव आ रही है, नेगेटिव आ रही है? पॉजिटिव आ रही है। पॉजिटिव क्यों आ रही है? क्योंकि इस केस में जो फीफा था वो ज्यादा था, फैक्टर इनकम जो बाहर से पैसा आ रहा था वो ज्यादा था किससे? यहां से जो पैसा बाहर जा रहा था उससे, ठीक है, ध्यान रखना। तो वैल्यू पॉजिटिव कब आएगी? पहला, कि जब फीफा ज्यादा होगा किससे? फीटा से। ये पहला केस समझ आ गया आपको, ठीक है। जब पैसा बाहर से ज्यादा आएगा, ठीक है, 10 करोड़ आया और यहां से पैसा जब कम जाएगा 8 करोड़, 10 करोड़ से कम गया है 8 करोड़, तो उस केस के अंदर जो NFIA की वैल्यू है वो क्या आएगी? पॉजिटिव। सिंपल सी बात है। तो ये वाली बात तो हमारे को क्लियर हो गई। अब चलते हैं, NFIA की वैल्यू नेगेटिव भी आ सकती है। कब आ सकती है नेगेटिव? जब यहां पर जो पैसा आ रहा है 10 करोड़ आ रहा है, लेकिन हमारी इकोनॉमी से जब पैसा बाहर जा रहा है तो वो ज्यादा जा रहा है 10 करोड़ से। तो मान लेते कितना जा रहा है? 12 करोड़ जा रहा है, ठीक है, 12 करोड़ जा रहा है और आ कितना रहा था? 10 करोड़, ठीक है। तो अब निकालते हैं NFIA की वैल्यू। अब NFIA की वैल्यू निकालते हैं तो अब क्या आएगी? ध्यान रखना, फीफा की वैल्यू कितनी है इस बार? 10 करोड़ रुपए,
जितना भी पैसा बाहर से आया था, कितना आया था, 10 करोड़ रुपए। किस फॉर्म में आ रहा था मैंने आपको बताया था, या तो ये रेंट की फॉर्म में आ सकता है, वेजेस, सैलरी, डिविडेंड, इंटरेस्ट, किसी भी फॉर्म में आ सकता है, ठीक है, और जा भी इसी फॉर्म में सकता है। तो इस बार कितना आया, 10 करोड़ रुपए, और जा कितना रहा है, 12 करोड़। तो 10 करोड़ में से जब मैं 12 करोड़ को माइनस करूंगा तो वैल्यू जो आएगी 2 करोड़ आएगी, किसकी, नेगेटिव की। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ, जब फीटा क्या हो गया, ज्यादा हो गया। जब फीटा ज्यादा हो जाएगा किससे, फीफा से, तो उस केस में एनएफआईए की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। तो ये भी केस लिख लो। ये कब होगा, जब फीफा कम होगा किससे, फीटा से, यानी कि जब फैक्टर इनकम टू अब्रॉड क्या होगी, ज्यादा होगी, किससे, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड से। सिंपल सी बात है। अब आ जाती है एनएफआईए की वैल्यू जीरो भी हो सकती है, हाँ भाई जीरो भी हो सकती है। कब होगा, जितना पैसा आया और जब उतना ही पैसा वापस आएगा, यानी कि एनएफआईए जब बराबर सॉरी जब फीफा बराबर होगा किसके, फीटा के, तो उस केस में एनएफआईए की वैल्यू क्या आएगी, जीरो। चेक कर लेते हैं, यहां पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो आया कितना था, यानी कि ये किसकी वैल्यू दे रखी है, फीफा की, आया कितना था, 10 करोड़, और जा कितना रहा है, जा भी कितना रहा है, 10 करोड़ रुपए, ठीक है। तो आया कितना, 10 करोड़, आया कितना, 10 करोड़, और जा भी कितना रहा है हमारे देश से, 10 करोड़। तो वैल्यू कितनी आ रही है यहां पर, जीरो। किसकी वैल्यू, एनएफआईए की वैल्यू कितनी आ रही है, जीरो। तो ये जीरो कब आ रही है, जब फीफा, यानी कि जब फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड बराबर हो जाता है किसके, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड के, तो उस केस के अंदर जो एनएफआई यानी कि नेट फैक्टर इनकम की वैल्यू है वो कितनी आती है, जीरो। ध्यान रखना, ध्यान रखना। तो ये तीन केसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। एनएफआई कैन बी पॉजिटिव व्हेन, जब फीफा ज्यादा होगा फीटा से। नेगेटिव कब होगी, जब फीटा ज्यादा होगा फीफा से। जीरो कब होगी, जब दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। तो एनएफआईए की वैल्यूज के बारे में बात हो रही है यहाँ पर, वैल्यूज ऑफ एनएफआईए, यानी कि नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, और जीरो भी हो सकती है। तो यहां पर मैंने वैल्यूज के बारे में बता दिया। अब आता हूं मैं कंपोनेंट्स के ऊपर। आप कंपोनेंट से ऊपर देख लो तो ये तीनों चीजें क्लियर हो जाएंगी आपको। ए बी सी पॉइंट दे रखे हैं, कौन से क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर ही, ठीक है। 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, पहले में पॉजिटिव के बारे में बता रखा है, दूसरे में नेगेटिव के बारे में बता रखा है, और तीसरे में जीरो के बारे में बता रखा है। तो ये वाली बात आपको क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो ये कॉपी जरूर कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ठीक है, एनएफआईए का, उसकी वैल्यूज का। तो ये कॉपी जरूर करना। अगर आप सिर्फ देख रहे हो, आपको समझ आ रहा है तो आप भूल जाओगे। मैं दोबारा कह रहा हूं, अगर आप देख रहे हो, ठीक है, और सिर्फ समझ आ रहा है, आप भूल जाओगे। आपको रजिस्टर में नोट करने की जरूरत है, ध्यान रखना, और मैंडेटरी है भैया नोट करना, वरना वीडियो मत देखो, बेकार है। अगर आप नोट नहीं कर रहे तो वीडियो देखना बेकार है। मैं कंपोनेंट्स पर आता हूं, किसके, एनएफआईए के ऊपर। कंपोनेंट्स के बारे में बात कर रहा हूं, किसके भैया, एनएफआईए के बारे में, ठीक है। किसके कंपोनेंट्स, एनएफआईए के, यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड के कंपोनेंट्स। तो टोटल 3 कंपोनेंट्स हैं, इन तीनों कंपोनेंट्स को मैं डिटेल से समझाऊंगा। सबसे पहला कंपोनेंट कौन सा है, कंपोनेंट कौन सा है, नेट कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज, ठीक है। सबसे पहला कंपोनेंट क्या होता है मैं आगे बताता हूं डिटेल से। दूसरा कंपोनेंट कौन सा है इसका, नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, जितनी भी इनकम आई कहां से भैया, प्रॉपर्टी से और बिजनेस से, एंटरप्रेन्योरशिप यानी कि बिजनेस से, ठीक है, काम करके, ठीक है। जितना भी पैसा बिजनेसमैन ने कमाया, प्रॉफिट वगैरह बिजनेस से, तो किसका हिस्सा बन जाएगा, वो नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी और एंटरप्रेन्योरशिप का। तो ये दूसरा कंपोनेंट है। तीसरा रिटेन्ड अर्निंग्स क्या होता है, ये मैं डिटेल से बताऊंगा। और अब मैं बता देता हूं, मैं इन तीनों को जब ऐड करूंगा तो क्या निकल के आ जाएगा, एनएफआई। क्या निकल के आ जाएगा, एनएफआई। तो एनएफआई इज द समेशन ऑफ नेट कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज, क्या होता है डिटेल से बताता हूं आगे। दूसरा नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, जितनी भी इनकम आई कहां से, प्रॉपर्टी से और बिजनेस से, वो इसमें जुड़ जाएगी। प्लस नेट रिटेन्ड अर्निंग्स मैं डिटेल से बताता हूं। ये तीनों कंपोनेंट्स को डिटेल से डिस्कशन करते हैं आगे। तो अब आ जाता हूं मैं नेट कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज पर, इसको डिटेल से बताते हैं। सो स्टूडेंट बात करते हैं पहले कंपोनेंट की। पहला कंपोनेंट क्या है एनएफआईए का, कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज, नेट कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज। जब भी ध्यान रखना मैं कंपनसेशन की बात करूंगा, जब भी मैं कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज के बारे में बात करूंगा, तो इसका मतलब है कि काम के बदले में
एक बंदे को काम के बदले में जो भी पैसा मिलता है वो किस कैटेगरी में आ जाता है, कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज वाली कैटेगरी के अंदर आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं अपने स्कूल में जाता हूं काम करने के लिए, मुझे बदले में क्या मिलती है, सैलरी। तो कंपनसेशन में क्या मिलता है, मुझे सैलरी मिलती है, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस मिलते हैं, गाड़ी का खर्चा मिलता है। तो मान लो कि अगर मैं किसी ऑफिस में काम करता तो वहां से क्या कंपनसेशन मिलता, वहां से मुझे सैलरी मिलती, मुझे प्रोविडेंट फंड मिलता, अलग से कुछ पैसा है वो मिलता है, ठीक है। तो वो किस कैटेगरी के अंदर आ जाता है, कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज की। मैं क्या हूं, एम्प्लॉय हूं, किसका, स्कूल का, या अभी किसका, क्लासिक ट्यूटोरियल का, ठीक है। या अगर मेरी खुद की कंपनी होती कोई एबीसी लिमिटेड, तो मैं उसका क्या होता, एम्प्लॉय होता। तो वो जो भी मुझे सैलरी पे करते हैं, ठीक है, वो जो भी मुझे सैलरी पे करते हैं, ध्यान रखना वो किसके अंदर आ जाएगी, कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज के अंदर, ध्यान रखना। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज की बात आप समझ गए होंगे। जितना भी पैसा आपको कंपनी देती है या इंस्टीट्यूशन देता है जहां पर भी आप काम करते हैं, वो किसका हिस्सा बन जाता है, नेट कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज का। कंपनसेशन काम के बदले में जो भी पैसा मिलता है उसको कहते हैं, ठीक है। तो अब एनएफआईए के अंदर इसका क्या रोल है, तो एनएफआईए के अंदर ये जुड़ता है, सबसे पहला कंपोनेंट है नेट कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज। इसका मतलब क्या है, ये डिफरेंस है किसका किसका। जब ये नेट की बात हो रही है तो ध्यान रखना जो आएगा, जो इनकम आएगी वो ऐड हो जाएगी, जो बाहर इंडिया इकोनॉमी से बाहर जो पेमेंट जाएगी वो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। अब भैया इनकम जो आएगी वो कहां से आएगी, जितने भी लोग इंडिया के काम करते हैं, जितने भी लोग इंडिया के काम करते हैं बाहर, जो इंडिया के रेजिडेंट है, ठीक है। तो इनकम फ्रॉम वर्क, पैसा कहां से आएगा, काम से। जितने भी लोग काम करते हैं इंडिया के, रिसीव बाय द रेजिडेंट्स, वो कौन है, रेजिडेंट्स है। रेजिडेंट्स कौन होते हैं आपको पता ही है, जिनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में होता है, ध्यान रखना। तो जितनी भी इनकम बाहर से आएगी इकोनॉमी के अंदर, ये उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। वो किसका हिस्सा बन जाएगी, इनकम फ्रॉम वर्क का, ठीक है, रिसीव बाय द रेजिडेंट्स वर्कर्स। किसके द्वारा अर्न कर रखे हैं, रेजिडेंट द्वारा, ठीक है। कि कौन अर्न कर रहा है, रेजिडेंट अर्न कर रहे हैं, जो इंडिया के लोग हैं जो बाहर गए हुए हैं काम करने के लिए। तो यहां पर भी कुछ लोग जो बाहर से आए होंगे इंडिया के अंदर काम करने के लिए, वो भी अपने घर पैसा भेजते होंगे दूसरी कंट्री के अंदर, तो वो क्या हो जाती है, पेमेंट हो जाती है। वो पेमेंट क्या चली जाएंगी, माइनस। तो जरा ध्यान से, अगर आपको नेट कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज निकालना है तो क्या होगा, वो फॉर्मूला क्या होगा, इनकम में से, ठीक है, क्या माइनस कर दूंगा, पेमेंट माइनस कर दूंगा। तो ये जो इनकम है किसके द्वारा अर्न की गई है, रेजिडेंट्स द्वारा, जो दूसरी कंट्री में रहते हैं लेकिन लेस देन 1 ईयर के लिए, 1 साल से कम के लिए रहते हैं, और वो अपने इंडिया में पैसा भेज रहे हैं, तो वो यहां पर आ जाएगा। माइनस क्या कर दूंगा, उसमें से पेमेंट माइनस कर दूंगा। ये पेमेंट कौन अर्न कर रहा है, ये नॉन रेजिडेंट्स की पेमेंट्स है। ये नॉन रेजिडेंट्स की पेमेंट है जो इंडिया में रहते तो हैं लेकिन इंडिया के नहीं है, ठीक है। जैसे मान लो कोई जॉन नाम का बंदा है, वो इंडिया में आया काम करने के लिए, ठीक है, किसी इंडियन कंपनी में ही काम कर रहे हैं, लेकिन वो अपने घर में पैसा भेज रहा है अमेरिका में, तो वो क्या हो जाएगा, वो पेमेंट हो जाएगी। और वो कौन है, नॉन रेजिडेंट, और वो इंडिया में आया है 1 साल से कम रहने के लिए, लेस देन 1 ईयर। तो इस वजह से वो पेमेंट क्या हो जाएगी, यहां से माइनस हो जाएगी। इनकम क्या हो गई, प्लस हो गई, और जो यहां से पैसे भेजे वो माइनस हो गए, बिल्कुल वैसे जैसे एनएफआई निकाली थी। तो ये किसका, फीफा का पार्ट बन जाएगा, और वो किसका पार्ट बन जाएगा, फीटा का पार्ट बन जाएगा, क्योंकि ये पैसा आया है और वो पैसा गया है इंडिया से। तो अगर आपको नेट कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज निकालना है तो आप इनकम में से क्या माइनस कर देंगे, पेमेंट। और ये इनकम किसके द्वारा अर्न की गई है, भारत के रेजिडेंट द्वारा, जो बाहर रहने गए हैं किसी दूसरी कंट्री में 1 साल से कम के लिए, और माइनस क्या कर दोगे, वो पेमेंट जो इंडिया में काम कर रहे हैं लोग और नॉन रेजिडेंट है, भारत के वासी नहीं है, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल दिया आपको जॉन का, और वो इंडिया में रह रहे हैं 1 साल से कम टाइम पीरियड के लिए, तो वो पेमेंट क्या कर दोगे, माइनस कर देंगे। तो जो बचा हुआ हिस्सा वो किस में चला जाएगा, नेट कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज में। तो नेट कंपनसेशन एम्प्लॉयज का मतलब इट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन इनकम फ्रॉम वर्क, ठीक है, जितना भी पैसा कमाया है इंडियंस ने, ठीक है, कहां से काम करके, ठीक है। दूसरा डिफरेंस बिटवीन इनकम फ्रॉम वर्क, ठीक है, रिसीव बाय रेजिडेंट वर्कर्स, ठीक है, हु लिव इन अदर कंट्री लेस देन 1 ईयर, ठीक है, फॉर लेस देन 1 ईयर, एंड पेमेंट मेड टू नॉन रेजिडेंट, जितना भी पैसा बाहर गया वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, जो किसके द्वारा अर्न किया गया, वर्कर्स, जो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर रहते हैं लेकिन हमारी कंट्री के वो नहीं है। तो ये दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या कहलाएगा, नेट कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज। सिंपल सी बात है। जब मैं एनएफआईए की बात कर रहा था तो उसमें बहुत सारे लोग बहुत सारी इनकम्स की बात कर रहा था, तो इसमें सिर्फ वही इनकम आएगी जो
सैलरी से आ रही है, जो वेजेस से आ रही है, या आप किसी इंस्टीट्यूशन के अंडर काम कर रहे हो, ठीक है, तो इसके अंदर से वही इनकम को इंक्लूड किया जाएगा। कंपनसेशन का मतलब मैंने आपको बता दिया था, आप किसी इंस्टीट्यूशन के लिए काम कर रहे हो, किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हो, तो वहां से जो भी आपको काम के बदले में जो भी पैसा मिलता है वो किस में आ जाएगा, कंपनसेशन के अंदर। तो आपको समझ आ गया होगा नेट कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज क्या होता है। तो इनकम में से आपको पेमेंट माइनस करनी है। इनकम भारत के लोगों की जो बाहर से आई है, पेमेंट जो इंडिया में ही रहते हैं लेकिन अपना पैसा कहाँ भेज रहे हैं, बाहर भेज रहे हैं, ध्यान रखना। तो बाहर से भी पैसा आ रहा है, वो किसका हिस्सा बन जाएगा, इनकम का। जो यहाँ से पैसा जा रहा है वो किसका हिस्सा बन जाएगा, पेमेंट का। तो इनकम में से पेमेंट माइनस कर दो, बचा हुआ हिस्सा नेट कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज निकल के आ गया। ठीक है, ध्यान रखना, हमारा पहला कंपोनेंट क्लियर हो गया। ठीक है, आप इसको एग्जांपल लेके समझना, जैसे मैंने आपको समझाया है, आपको कॉपी करना है ये। ठीक है, सिर्फ लाइंस पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा, किसी बुक में से पढ़ोगे, सिर्फ लाइंस पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा। इस तरीके से आपको फॉर्मेट बनाना है और इसको समझना है। ठीक है, अब नेक्स्ट पर आ जाते हैं, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप पर आ जाते हैं, एनएफआई के दूसरे कंपोनेंट पर। वो क्या है, नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। जितना भी पैसा आपको प्रॉपर्टी, आपकी एसेट से होता है या फिर आपके बिजनेस से होता है, वो किस में काउंट हो जाता है, वो इस कंपोनेंट में ऐड हो जाता है। इससे पहले वाले कंपोनेंट में हमने क्या पढ़ा था, जितना भी पैसा आप किसी के अंडर काम करके कमाते हैं, किसी इंस्टीट्यूशन के, जैसे कि आप सैलरी जो कमाते हैं, वेजेस जो कमाते हैं, वो किसके अंदर आ जाती है, पहले वाले कंपोनेंट में, यानी कि कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज में। और जितना भी आप अपनी प्रॉपर्टी और एंटरप्रेन्योरशिप से कमाते हैं वो सेकंड कंपोनेंट में इंक्लूड हो जाती है। तो आपकी प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है, आपकी प्रॉपर्टी क्या है, आपकी लैंड, ठीक है, आपकी कैपिटल, ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप यानी कि बिजनेस की बात कर रहे हैं। तो जितना भी पैसा आप लैंड से कमाते हैं वो रेंट में आ जाएगा, जितना भी पैसा आप कैपिटल से कमाते हैं वो इंटरेस्ट में आ जाएगा, ठीक है, प्लस जितना भी पैसा आप बिजनेस से कमाते हैं वो प्रॉफिट में आ जाएगा। तो ये जितना भी पैसा आपके पास आया है प्रॉपर्टी और एंटरप्रेन्योरशिप से, वो क्या हो गई, आपकी इनकम। इनकम किस फॉर्म में हो सकती है, रेंट में, इंटरेस्ट में, प्रॉफिट में, या फिर डिविडेंड कह लो उसके अंदर। ठीक है, तो वो किसका हिस्सा बन जाएगी, वो दूसरे कंपोनेंट का, यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप का। तो अब ये है कि इसको निकालेंगे कैसे, कैलकुलेट कैसे करेंगे, ये बिल्कुल आसान है, बिल्कुल उसी की तरह ही है। ठीक है, आपने इसमें भी क्या करना है, इट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन इनकम माइनस पेमेंट। इनकम और पेमेंट का डिफरेंस क्या कहलाता है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। अब ये इनकम कहां से आ रही है, ठीक है, किस रूप में आ रही है, ये तो आपको पता चल गया। ये इनकम किस फॉर्म में होगी, रेंट की फॉर्म में, ठीक है, रेंट की फॉर्म में, इंटरेस्ट की फॉर्म में, प्रॉफिट की फॉर्म में। ठीक है, तो स्टूडेंट ये समझ लेते हैं, ये जो रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट आ रहा है, किसको आ रहा है, ये रेजिडेंट्स को आ रहा है। ठीक है, ये रेजिडेंट्स को आ रहा है, जो कहां पर है, जो किसी दूसरी का, ये रेजिडेंट्स कहां के, इंडिया के। ठीक है, ये रेजिडेंट्स कहां के हैं, इंडिया के, और ये अभी कहां पे स्टे कर रहे हैं, अदर कंट्री, या कि फॉरेन में स्टे कर रहे हैं ये लोग। ठीक है, तो वो लोग कहां पर पैसा भेज रहे हैं, इंडिया में, बाहर से पैसा भेज रहे हैं इंडिया में, किस फॉर्म में, रेंट की फॉर्म में, इंटरेस्ट की फॉर्म में, प्रॉफिट की फॉर्म में। तो क्या बन जाएगी हमारी इनकम। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कुछ लोग इंडिया में रह रहे हो, ठीक है, वो लेकिन इंडिया के नहीं हो, और वो पैसा कहां भेज रहे हो, अपनी कंट्री के अंदर। तो जो पैसा आएगा वो इनकम बन जाएगी, और जो पैसा बाहर जाएगा इंडिया से वो क्या बन जाएगी, पेमेंट बन जाएगी। ठीक है, कुछ लोग ऐसा भी तो होंगे जो यहाँ पर रह रहे होंगे इंडिया में, जिनकी इंडिया में कुछ लैंड है, जिन्होंने इंडिया में कुछ पैसा उधार दे रखा हो, जिनका इंडिया में कुछ बिजनेस हो, लेकिन वो इंडिया के ना हो, किसी दूसरी कंट्री के हो, यानी कि वो क्या हो, नॉन रेजिडेंट। तो वो क्या हो, ये जो पेमेंट कर रहे हो वो कौन कर रहे हो, नॉन रेजिडेंट कर रहे हो, और वो कहां पे रह रहे हो, इंडिया में। ठीक है, इंडिया की इकोनॉमिक टेरिटरी में, लिव विद इन द इकोनॉमिक टेरिटरी। इकोनॉमिक टेरिटरी का मतलब है वो लोग इंडिया के अंदर रह रहे हो, लेकिन उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहां पर है, अपनी कंट्री में, और वो रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट वगैरह कहां बेच रहे हो, अपनी कंट्री में, मान लेते हैं अमेरिका में बेच रहे हो। ठीक है, तो अमेरिका का कोई बंदा हो, इंडिया में रह रहा है, लेकिन उसकी इंडिया में जमीन है, उसका बिजनेस है, और वो रेंट और जो प्रॉफिट हो रहा है वो कहां पर भेज रहा है, इंडिया से बाहर, अमेरिका के अंदर। तो किस में आ जाएगा, पेमेंट में। और ऐसा भी हो सकता है बाहर अमेरिका में कोई इंडियन रह रहा हो और उसकी जमीन अमेरिका में हो, और वहां से वो इंडिया में क्या भेज रहा हो, रेंट भेज रहा हो, प्रॉफिट भेज रहा हो। ठीक है, तो किसके अंदर आ जाएगा, वो इनकम में से।
तो जब मैं इनकम में से पेमेंट को माइनस कर दूंगा तो क्या बचेगा, नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं, इसका एग्जांपल ले लो। मान लो कि बाहर से जो पैसा आया कितना आया, 10 करोड़ रुपए, और यहाँ से जो जा रहे हैं वो कितना जा रहा है, 12 करोड़ रुपए। ठीक है, 12 नहीं, इससे कम ले लेते हैं, कितना ले लेते हैं, 8 करोड़ रुपए। ठीक है, 12 करोड़ तो माइनस में आएगा, माइनस में करेंगे तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे तुम लोग। ठीक है, तो 10 करोड़ रुपए आए हैं, तो 10 करोड़ किसके अंडर आ जाएंगे, 10 करोड़ क्या हो जाएगी, आपकी इनकम हो जाएगी। तो इनकम के नीचे मैं 10 करोड़ लिख देता हूँ। ठीक है, बाहर से जो पैसा आया वो आपकी इनकम, और यहाँ से जो पेमेंट हो रही है वो कितने करोड़ की हो रही है, 8 करोड़ की हो रही है। तो पेमेंट को क्या कर दिया मैंने, माइनस। ठीक है, क्योंकि ये पैसा 8 करोड़ रुपए कहाँ जा रहे हैं, इंडिया से बाहर जा रहे हैं दूसरी कंट्री में। तो 10 करोड़ में से 8 करोड़ माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 करोड़। बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि हमने इससे पहले नेट कंपनसेशन निकाला था, इनकम में से पेमेंट माइनस कर देते हैं, लेकिन वहां पर इनकम कहां से हो रही थी, सैलरी से, वेजेस से, लेकिन यहाँ पर किससे हो रही है, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट से हो रही है। बस यही डिफरेंस है, बाकी सब कुछ सेम है। ठीक है, अब आते हैं तीसरे कंपोनेंट पर, रिटेन्ड अर्निंग्स पे आ जाते हैं। तीसरे कंपोनेंट के ऊपर किसके, एनएफआईए के। तीसरा कंपोनेंट कौन सा है, नेट रिटेन्ड अर्निंग्स। पहले दो कंपोनेंट पढ़ चुके हैं हम लोग। ठीक है, नेट कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज दूसरा पढ़ चुके हैं, नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, जो पहली इनकम थी इंस्टीट्यूट से हो रही थी, सैलरी और वेजेस की फॉर्म में, किसी कंपनी के अंडर कोई काम कर रहा था तो वहां से हो रही थी। दूसरी इनकम हो रही थी प्रॉपर्टी से। तीसरी इनकम कहां से हो रही है, ये भी एंटरप्रेन्योरशिप से हो रही है, ये भी कहां से हो रही है, बिजनेस से, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट के बारे में बात हो रही है। तो अब आ जाते हैं, ये होता क्या है, डिटेल से समझते हैं। नेट रिटेन्ड अर्निंग्स, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी आपको दिखेगा। ठीक है, जब आप मेजरमेंट करोगे नेशनल इनकम की, ऑब्वियसली एनएफआईए का पार्ट है तो दिखेगा ही आपको, तो अच्छे से समझ लेना। नेट रिटेन्ड अर्निंग्स ये वो हिस्सा है प्रॉफिट का, ये प्रॉफिट का ही एक हिस्सा है। ठीक है, प्रॉफिट के अंदर से ही, ठीक है, जब मैं प्रॉफिट आता है किसी कंपनी को, तो उसमें से एक हिस्सा जो होता है वो रिटेन्ड अर्निंग्स होता है, शॉर्ट में लिख रहा हूं आरई। तो ये प्रॉफिट का एक हिस्सा है। ठीक है, प्रॉफिट को तीन भागों में बांटा गया है। प्रॉफिट जो है वो 3 हिस्सों में बटा हुआ है। प्रॉफिट के जो 3 पार्ट हैं वो मैं पहले बता देता हूं कौन कौन से होते हैं। कॉर्पोरेट टैक्स, ठीक है, कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड, ठीक है, प्लस रिटेन्ड अर्निंग्स। तो इस वजह से ये प्रॉफिट का ही क्या है, एक हिस्सा है, ध्यान रखना। प्रॉफिट अगर निकालना हो तो मैं 3 चीजों को जोड़ दूंगा। कॉर्पोरेट टैक्स, ये वो टैक्स है जो कोई कंपनी देती है किसके ऊपर, प्रॉफिट के ऊपर। ठीक है, डिविडेंड क्या है, आपको पता ही है, आप अकाउंट्स के बच्चे हो, तो डिविडेंड क्या है, मान लो कि 10 लाख रुपए प्रॉफिट हुआ है 3 पार्टनर्स से, तो वो अपने अपने रेशियोज में बांट लेते हैं, जितना जिसने पैसा लगाया वो उतना हिस्सा ले जाता है। तो जब हम पार्टनर्स को उनका प्रॉफिट दे देते हैं तो वो क्या कहलाता है, डिविडेंड कहलाता है। ठीक है, जो बचा हुआ होता है वो क्या होता है, रिटेन्ड अर्निंग्स। रिटेन्ड अर्निंग्स क्या होती है, ये कंपनी अपने पास ही रखती है, ये कंपनी अपने पास रखती है ताकि फ्यूचर में वो पैसा बिजनेस में लगा सके और बिजनेस को बड़ा कर सके। फ्यूचर की ग्रोथ के लिए कंपनी जो भी अपने पास पैसा रखती है वो क्या कहलाता है, रिटेन्ड अर्निंग्स कहलाता है। कंपनी अपने पास रिटेन करके रखती है, अपने पास संभाल के रखती है ताकि वो पैसा बिजनेस की ग्रोथ के लिए फ्यूचर में लगाया जा सके। तो ये प्रॉफिट का ही एक हिस्सा होता है। जो कॉर्पोरेट टैक्स और डिविडेंड देने के बाद बचता है वो रिटेन्ड अर्निंग्स कहलाता है। एक एग्जांपल दे देता हूं इसका, और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो मान लो एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड, उसको 2020 में प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, 2020 में क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। कितने का प्रॉफिट हुआ है, 10 लाख रुपए का। ठीक है, तो ये प्रॉफिट है। ठीक है, प्रॉफिट में से उस कंपनी ने कुछ परसेंट कॉर्पोरेट टैक्स दे दिया। ठीक है, तो कुछ परसेंट कॉर्पोरेट टैक्स दे दिया। कॉर्पोरेट टैक्स किसको देते हैं, सरकार को। भैया आपको प्रॉफिट हुआ है, आपको टैक्स देना पड़ेगा, सरकार टैक्स लेके जाती है। कुछ परसेंट दे दिया। ठीक है, तो मान लो 2 लाख रुपए गवर्नमेंट को, सरकार को टैक्स दे दिया, तो 2 लाख रुपए माइनस हो जाएंगे, कितना बचेगा, 8 लाख। ठीक है, अभी भी ये प्रॉफिट जो है वो किसके बाद बचा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। कितना बचा जी, 8 लाख रुपए बचा है। अब 8 लाख रुपए जो बचे हैं ये क्या, पार्टनर्स आपस में डिवाइड कर लेंगे। अब पार्टनर्स को पार्टनर का हिस्सा दिया, जो पार्टनर का हिस्सा होता है वो क्या होता है, डिविडेंड होता है। वो क्या होता है, डिविडेंड। मान लो पार्टनर्स को 4 लाख रुपए दे दिए, पार्टनर्स को 4 लाख रुपए दे दिए, और जो पार्टनर्स को दे दिया उनका हिस्सा वो क्या कहलाता है, डिविडेंड कहलाता है। तो 4 लाख रुपए अब क्या होंगे, इसमें से बच जाएंगे।
अब ये जो 4 लाख रुपए बचे, ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा रिटेन्ड अर्निंग्स। ये क्या कहलाएगा? रिटेन्ड अर्निंग्स कहलाएगा। तो ये जो 4 लाख रुपए बचे, ये रिटेन्ड अर्निंग्स है। कंपनी अपने पास रखेगी इस 4 लाख को, ताकि वो फ्यूचर में अपनी ग्रोथ कर सके। कहीं पर मशीन लेनी हो मशीन ले सके, जमीन लेनी हो जमीन ले सके, ताकि वो ग्रो कर सके कंपनी। तो कंपनी जो अपने पास पैसा रखती है ग्रोथ के लिए, वो क्या कहलाता है? रिटेन्ड अर्निंग्स। तो आपको रिटेन्ड अर्निंग्स समझ आ गया। तो नेट रिटेन्ड अर्निंग्स का मतलब क्या है? पार्ट ऑफ प्रॉफिट है जो बचता है टैक्स देने के बाद और डिविडेंड देने के बाद पार्टनर्स को, वो क्या कहलाता है? रिटेन्ड अर्निंग्स। ध्यान रखना। अब और थोड़ा सा डिटेल बताता हूं इसकी। स्टूडेंट अब बात करते हैं नेट रिटेन्ड अर्निंग्स की। ये क्या है? डिफरेंस है। ठीक है, मैं रिटेन्ड अर्निंग्स आपको बता चुका हूं। अब मैं आता हूं नेट रिटेन्ड अर्निंग्स के ऊपर। तो ये क्या है? डिफरेंस है। ठीक है, किस किस का? रिटेन्ड अर्निंग्स जो अर्न कर रहा है कौन? इंडिया का रेजिडेंट। ठीक है, लेकिन वो कहाँ रहता है भैया? फॉरेन में रहते हैं, इंडिया से बाहर रहते हैं। मान लेते हैं कि वो कहाँ रहता है? अमेरिका में रहता है। तो उसने जितना भी पैसा अपने पास रिटेन करके रखा हुआ है कंपनी के लिए अपनी, वो उसमें से क्या माइनस कर देंगे? रिटेन्ड अर्निंग्स ही माइनस करेंगे। लेकिन वो रेजिडेंट की नहीं होगी, वो किसकी होगी इस बार? नॉन रेजिडेंट की। लेकिन अब वो नॉन रेजिडेंट कहाँ पे रह रहा है? इंडिया में ही रह रहा है। ध्यान रखना, वो नॉन रेजिडेंट कहाँ रह रहा है? हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर ही रह रहा है। तो वो क्या हो गई? पेमेंट की तरह उसको ट्रीट करेंगे, इस वजह से उसको क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो एक एग्जांपल समझ लेते हैं। एक बंदा है, ठीक है, इंडिया का, उसने अमेरिका जाके अपनी कंपनी स्टार्ट करी। ठीक है, उसने 10 लाख रुपए प्रॉफिट अर्न करा। ठीक है, कितना? 10 लाख रुपए प्रॉफिट अर्न करा। उसमें से उसने टैक्स दे दिया 2 लाख। ठीक है, डिविडेंड दे दिया उसने कितना? डिविडेंड मान लेते हैं उसने 1 लाख रुपए दे दिया। तो अब जो भी बचा वो उसकी रिटेन्ड अर्निंग्स होगी। कितनी बची यहाँ पे? 7 लाख रुपए। तो मैं यहाँ पे 7 लाख रुपए लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये 7 लाख रुपए आ गए। और लेकिन ये बंदा कहाँ रहता है? इंडिया का ही है, लेकिन अमेरिका में रहता है। तो कहाँ रहता है भैया? फॉरेन में। अच्छा, अब इसमें से क्या माइनस कर देंगे? अब इसमें से माइनस कर देते हैं, एक बंदा है, ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक इंसान है और वो कहाँ पर काम कर रहा है? वो इंडिया में ही काम कर रहा है, लेकिन वो इंडिया का नहीं है, वो कहाँ का है? अमेरिका। उसने कितने लाख रुपए अर्न करे? उसने 8 लाख रुपए अपनी कंपनी से अर्न करे, जिसमें से उसने कितना टैक्स दे दिया? जिसमें से उसने 1.5 लाख रुपए टैक्स दे दिया और 1.5 लाख रुपए ही अपने पार्टनर्स को दे दिया डिविडेंड के रूप में। टैक्स भी दे दिया उसने, डिविडेंड भी दे दिया। तो कितना बचा उसके पास? अब 5 लाख। ठीक है, कितना बचा? 5 लाख। ठीक है, लेकिन वो है कहाँ का? इंडिया का नहीं है, फॉरेन कंट्री का है, किसी अमेरिका का मान लेते हैं। ठीक है, तो वो कौन है? नॉन रेजिडेंट। तो उसका जो है वो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। उसकी वैल्यू जो आ रही है 5 लाख रुपए आ रही है, ठीक है, उसकी जो रिटेन्ड अर्निंग्स आ रही है वो क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। तो 7 लाख में से 5 लाख माइनस करेंगे, कितना बचा? 2 लाख रुपए। तो ये वो रिटेन्ड अर्निंग्स है। ये कौन सी रिटेन्ड अर्निंग्स है? ये नेट रिटेन्ड अर्निंग्स है जो इंडिया के पास बची है। ठीक है, ध्यान रखना। तो हमने क्या करा? अपने बंदे की रिटेन्ड अर्निंग्स में से किसकी रिटेन्ड अर्निंग माइनस कर दी? वो नॉन रेजिडेंट की। तो हमारे रेजिडेंट में से नॉन रेजिडेंट वाले की रिटेन्ड अर्निंग्स को माइनस कर देंगे। जो भी बचेगा वो क्या कहलाएगा? नेट रिटेन्ड अर्निंग्स। तो यहां पर मैंने आपको तीनों कंपोनेंट क्लियर करवा दिए हैं। ठीक है, तो तीनों कंपोनेंट को जब मैं जोड़ दूंगा तो क्या निकलेगा? NFIA। ठीक है, तो ये वाला टॉपिक तो खत्म होता हुआ। अब मैं आता हूं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस के ऊपर। तो ये बहुत अच्छे से देख लेना, जब तक आप एग्जाम्पल नहीं लोगे तब तक आपको अच्छे से समझ नहीं आएगा। ध्यान रखना। सो स्टूडेंट, अब मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा रहा हूं। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा था? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। इसको शॉर्ट में कहते हैं जी NIT। ठीक है, तो ध्यान रखना, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को शॉर्ट में कहते हैं NIT। और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होता है? डिफरेंस होता है। क्या होता है? डिफरेंस होता है। किन दो चीजों का? दो चीजों का डिफरेंस होता है। एक तो इनडायरेक्ट टैक्सेस का क्या होते हैं मैं डिटेल से बताऊंगा, इनडायरेक्ट टैक्सेस का और सब्सिडीज का। तो अगर आपको NIT कैलकुलेट करना है तो आप क्या करोगे? इनडायरेक्ट टैक्सेस में से क्या माइनस कर दोगे? सब्सिडीज। अब ये सब्सिडीज क्या होती है और इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं ये मैं बता रहा हूं। सबसे पहले मैं आ जाता हूं इनडायरेक्ट टैक्सेस के ऊपर। ये इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं? आपने सुना होगा टैक्स दो प्रकार के होते हैं, एक तो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। पर इनडायरेक्ट टैक्सेस होते क्या हैं? ये वो टैक्सेस हैं जो सरकार लगाती है, किसके ऊपर? प्रोडक्शन के ऊपर और सेल्स के ऊपर।
प्रोडक्शन किसी भी चीज की हो सकता है शर्ट बन रही हो कहीं पर, हो सकता है फर्नीचर बन रहा हो, कार बन रही हो, तो उसके ऊपर क्या लगता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, सेल कर रही हो, आप कोई भी सामान खरीदने जाते हैं तो उस पर क्या लगता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस लगते हैं। और वो इनडायरेक्ट टैक्सेस कौन कौन से हो सकते हैं, जीएसटी, जीएसटी लगता है, हो सकते नहीं, ये होंगे। जीएसटी की फुल फॉर्म याद रखना, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये भी क्या है, एक टाइप का इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, एक्साइज ड्यूटी किसके ऊपर लगती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर, ये भी क्या एक टाइप का इनडायरेक्ट टैक्स है। ये दोनों ही एग्जांपल किस किस कैटेगरी के अंदर आ जाएंगे, इनडायरेक्ट टैक्स के ऊपर। अच्छा, इनडायरेक्ट टैक्स, इसका जो नाम है इनडायरेक्ट है, क्यों पड़ा, क्योंकि ये मैं डायरेक्टली सरकार को नहीं देता। यहां पर जो कंज्यूमर है वो डायरेक्टली सरकार को नहीं दे रहा। ठीक है, बीच में कोई ना कोई तीसरी पार्टी आ जाती है, कोई ना कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होती है। मान लो कि आप मैकडोनल्ड में बर्गर खाने गए, सरकार ने मैकडोनल्ड के ऊपर इनडायरेक्ट टैक्स लगा रखा है। ठीक है, सरकार ने मैकडोनल्ड के ऊपर क्या लगा रखा है, जीएसटी। अब बर्गर का जो प्राइस है मान लेते हैं कितना है, 40 रुपए। बर्गर का जो प्राइस है मान लेते हैं कितना है, 40 रुपए। सरकार ने कहा जी क्या कहते हैं, मैकडोनल्ड को जीएसटी देना पड़ेगा। अब मैकडोनल्ड क्या करेगा, अपनी जेब में से तो देगा नहीं, वो क्या करेगा, बर्गर के प्राइस बढ़ा देगा। तो उसने 40 रुपए में ही ऐड कर दिया जीएसटी। और अब बर्गर का प्राइस मान लेते हैं, जीएसटी कितना है, 5 रुपए हो गया इसका। ठीक है, तो मान लेते हैं बर्गर का जो प्राइस है वो कितना हो गया, 45 रुपीज। तो उसने, ठीक है, उसने क्या करा, अपने ऊपर बर्डन नहीं लिया, उसने आगे बर्डन जो है ट्रांसफर कर दिया, शिफ्ट कर दिया, किसके ऊपर, कंज्यूमर के ऊपर। ठीक है, जो मैकडोनल्ड है अपनी जेब में से पैसे नहीं दे रहा, वो किसकी जेब में से पैसे ले रहा है, आपकी जेब में से पैसे ले रहा है, क्योंकि उसने क्या कर दिया, प्राइजेस बढ़ा दिए। क्या कर दिया, प्राइजेस को बढ़ा दिया। तो यहां पर जरा ध्यान से, यहां पर मान लेते हैं राम था, ठीक है, जो बर्गर खरीदने के लिए गया था, किससे खरीदा उसने, मैकडोनल्ड से। ठीक है, और मैकडोनल्ड आगे किसको, सरकार। ठीक है, यहाँ पे 3 लोग आ रहे हैं, राम, मैकडोनल्ड और गवर्नमेंट। तो यहां पर जरा ध्यान से देखना, यहाँ पे राम कौन है, कंज्यूमर है। कौन है वो, कंज्यूमर। तो राम कंज्यूम कर रहा है क्या, बर्गर। तो अब गवर्नमेंट ने किसके ऊपर टैक्स लगाया था, मैकडोनल्ड के ऊपर। मैकडोनल्ड ने आगे बर्डन किसके ऊपर शिफ्ट कर दिया, राम के ऊपर। ठीक है, तो अब राम डायरेक्टली सरकार को टैक्स नहीं दे रहा, राम ने पैसे किसको दिए, बर्गर की पेमेंट किसको करी, मैकडोनल्ड को। मैकडोनल्ड आगे 40 रुपए खुद रखेगा, 5 रुपए किसको पे कर देगा, आगे गवर्नमेंट को। तो इनडायरेक्टली राम क्या कर रहा है, वो 5 रुपए किसको दे रहा है, सरकार को। लेकिन बीच में कौन आ रहा है, मैकडोनल्ड। मैकडोनल्ड राम के बिहाफ पर 5 रुपए राम से लेके किसको पे कर रहा है, आगे गवर्नमेंट को। मैकडोनल्ड अपनी जेब से 5 रुपए नहीं दे रहा बर्गर के, ध्यान रखना, वो किससे ले रहा है, राम से, प्राइस बढ़ा के बर्गर का। तो इस वजह से जो राम है वो डायरेक्टली पे नहीं कर रहा, राम जो है डायरेक्टली सरकार को नहीं दे रहा, बीच में कौन आ रहा है, मैकडोनल्ड आ रहा है। इस वजह से जो जीएसटी वो डायरेक्ट टैक्स नहीं है, वो कैसा है, इनडायरेक्ट टैक्स। आप मेडिसिन लेने जाते हैं, उसके ऊपर जीएसटी लगता है। ठीक है, आप लोग कोई फोन लेने जाते हैं, उस पर भी जीएसटी का बिल पे करते हैं, जीएसटी देते हैं। मान लो 15,000 का फोन था, 15,500 रुपए आपने एक्स्ट्रा दिए। ठीक है, या 200 रुपए आपने एक्स्ट्रा दिए, वो 200 रुपए आप सरकार को डायरेक्टली नहीं देते हैं। ठीक है, आप मोबाइल डीलर को देते हैं, वो आगे पे करते हैं। तो मोबाइल डीलर बीच में आ गया, तो वो डायरेक्ट टैक्स नहीं हुआ, वो कौन सा टैक्स हुआ, इनडायरेक्ट टैक्स, जो आप इनडायरेक्टली सरकार को दे रहे हैं। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जिसका बर्डन शिफ्ट किया जा सकता है और वो सरकार को डायरेक्टली नहीं पे करते, आप इनडायरेक्टली पे करते हैं, बीच में कोई ना कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होती है और जिसमें बर्डन शिफ्ट कर सकते हैं, ध्यान रखना। तो ये था इनडायरेक्ट टैक्स। अब आता हूं मैं सब्सिडीज पर। अब आ जाते हैं हम सब्सिडीज के ऊपर। सब्सिडीज क्या होता है, वो फाइनेंशियल असिस्टेंस। ठीक है, वो फाइनेंशियल पैसे के रूप में जो सरकार हमारी मदद करती है, उसको हम क्या कहते हैं, सब्सिडीज। ठीक है, जैसे कि सिलेंडर का जो प्राइस है वो कितना है, 800 रुपए। ठीक है, लेकिन जब हम 800 रुपए का सिलेंडर खरीदते हैं तो कुछ टाइम बाद 200 रुपए हमारे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते हैं, 150 रुपए अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते हैं। वो 150 रुपए आने के बाद जो सिलेंडर पड़ता है 650 रुपए का पड़ता है। वो जो 150 रुपए आपके पास आए आपके अकाउंट के अंदर, वो सरकार ने आपकी फाइनेंशियल मदद करी, तो सिलेंडर अब 800 रुपए का ना पड़ के कितने का पड़ रहा है आपको, 650 का। क्योंकि गवर्नमेंट ने आपको कितने की सब्सिडी प्रोवाइड करवा दी, 150 की। गवर्नमेंट ने आपको क्या कर दिया, फाइनेंशियल पैसे के रूप में क्या कर दिया, मदद कर दी, ताकि आप सिलेंडर 800 का ना पड़ के अब आपको कितने का पड़ रहा है, 650 रुपीज का। तो ये भी क्या एक सब्सिडी है जो सरकार देती है। अगर किसी बैकवर्ड इलाके में चले जाओ, अगर वहां पे आप कोई फैक्ट्री लगाना चाहो तो वहां पर भी सरकार आपको मदद करती है, सरकार टैक्स कम कर देती है और सरकार
कुछ लोन भी प्रोवाइड करवाती है कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट का कम करना, टैक्स में छूट देना, ये भी क्या एक टाइप की सब्सिडी है। तो जितनी भी आर्थिक मदद आपकी सरकार करती है, ठीक है, वो क्या कहलाती है? सब्सिडी। क्या कहलाती है वो? सब्सिडी। ये बहुत जरूरी है, सब्सिडी बहुत जरूरी है। किस लिए? पुअर सेक्शन के लिए। सब्सिडी किस लिए? पुअर सेक्शन की मदद के लिए, पुअर सेक्शन की ग्रोथ के लिए, ताकि जो गरीब तबका है, जो गरीब लोग हैं, उनकी सहायता हो सके। देखो, सब्सिडी जो बहुत पैसे वाले हैं उनको नहीं मिलती, रिच सेक्शन को सब्सिडीज प्रोवाइड नहीं की जाती, ध्यान रखना, ठीक है। तो जो पुअर सेक्शन है उसको सब्सिडी मिलती है, ध्यान रखना। तो यहां पर मैंने आपको बता दिया सब्सिडी क्या होती है और इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं। तो मान लेते हैं अब एग्जांपल से, अब हमारे को कैलकुलेट करना है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या डिफरेंस है इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज का? तो मान लेते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस जो कलेक्ट करें इकोनॉमी में, कितने कलेक्ट कर लिए सरकार ने? 5 करोड़ रुपए कलेक्ट कर लिए। और जो गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी है, एग्जांपल ले रहा हूं, गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी है, कितने की दी है? 1.5 करोड़ रुपए की, ठीक है, 1.5 करोड़। तो अब मेरे को नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कैलकुलेट करने हैं। तो मैं क्या करूंगा? इनडायरेक्ट टैक्सेस कितने हैं मेरे पास? 5 करोड़। ये इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या है? एक टाइप की इनकम है सरकार की, ठीक है। जो टैक्स है एक टाइप की इनकम है ना सरकार की। आपने जो गवर्नमेंट को पे करा था, किसके ब्याह पर? मैकडोनल्ड के ब्याह पर। आप 5 रुपए दे रहे थे मैकडोनल्ड को, सॉरी 45 रुपए दे रहे थे मैकडोनल्ड को, जिसमें से 40 रुपए उसने रखे थे, 5 रुपए उसने आगे गवर्नमेंट को दे दिए थे। तो इनडायरेक्टली आपने ही तो दिया ना सरकार को, और वो सरकार की क्या हो गई? इनकम हो गई, जरिया हो गया। तो सरकार के पास जितना भी टैक्स आया वो कितना आया? 5 करोड़ रुपए मान लेते हैं। उसमें से सरकार ने कितनी सहायता करी है, कितनी सब्सिडी दी है इकोनॉमी के अंदर? 1.5 करोड़। तो जो बचा हुआ है कितना है? 3.5 करोड़। वो क्या कहलाएगा? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो मैंने क्या करा? इनडायरेक्ट टैक्सेस में सब्सिडीज का अमाउंट माइनस कर दिया। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इज अ डिफरेंस बिटवीन इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड सब्सिडीज। तो हमारा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कवर हो गया। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस सिर्फ यही याद रखना क्या है? इनडायरेक्ट टैक्सेस में से जब मैं सब्सिडीज को माइनस कर देता हूं, हमारे को क्या मिल जाता है? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस मिल जाते हैं। तो नेट का मतलब वही है, इनडायरेक्ट टैक्सेस में से सब्सिडीज माइनस कर देना। तो हमारा ये चैप्टर बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स का यहीं पर खत्म होता हुआ, ठीक है। आपको नोट करना है साथ साथ। ये वाला जो टॉपिक था ये नोट्स में नहीं था, आपको अलग से कॉपी में कवर कर लेना, ये लिख लेना है, ठीक है। नहीं तो ये मैं बाद में आपको समझा देता, लेकिन यहाँ पर समझाना जरूरी था, क्योंकि नेक्स्ट में मैं मेजरमेंट स्टार्ट करवा दूंगा नेशनल इनकम की, ठीक है। पहले बेसिक करवाऊंगा, फिर मैं मेजरमेंट स्टार्ट करवा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स खत्म हो गया है। नेक्स्ट जो क्लास है वो लाइव सेशन है, जिसके अंदर हम असाइनमेंट डिस्कस करेंगे, ठीक है। मैं असाइनमेंट के आंसर बताऊंगा, समझाऊंगा, जिसके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है, ध्यान रखना। तो नेक्स्ट सेशन जो है वो लाइव होगा आपका, ठीक है। जो नेक्स्ट सेशन है आपका, नेक्स्ट जो क्लास है इसके बाद वाली, ठीक है। आज क्या है? आज है फ्राइडे, सॉरी आज है वेडनेसडे। तो जो फ्राइडे वाली क्लास है वो असाइनमेंट वाली क्लास होगी। जो फ्राइडे को क्लास होने वाली है वो लाइव सेशन होगा, जिसके अंदर हम असाइनमेंट डिस्कस करेंगे, ठीक है, जिसके अंदर हम असाइनमेंट डिस्कस करेंगे। उसके बाद कुछ डाउट आते हैं तो उसमें डाउट अलग से लिए जाएंगे, डाउट भी हो जाएंगे। तो ये दोनों ध्यान रखना, ये लाइव ही चलेगा और बिल्कुल टाइम से आना। जो लाइव नहीं होगा उसका बहुत कुछ रह जाएगा, तो ये कॉपी कर लो साथ साथ। अब असाइनमेंट कर लो जितने होते हैं, ठीक है। जो भी आपके 1-2 आंसर्स रह जाते हैं तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, उनके आंसर्स मैं आपको भेज दूंगा, तो उनके आंसर्स लाइव सेशन में आपको बताए जाएंगे, ध्यान रखना। तो यहाँ पर हमारा बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स खत्म होता हुआ।